हेलो दोस्तों, आज जो आप जानने वाले हो वो हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसके बारे में लोग आमतौर पर बात नहीं करते। मिडिल ईस्ट में हमेशा टेंशन क्यों होती है? सबसे पहले किसने शुरू किया ये सब? ऑयल, रिलीजन और पावर के नाम पर कौन किससे धोखा दिया, कौन दुश्मन बना? आप सोच रहे होंगे कि आपको सब पता है, लेकिन असली स्टोरी थोड़ी और गहरा है। इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य मिलेंगे जो सुन के आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। क्या हमने कभी पूरा सच जाना है? तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के दिन में हम ऑलमोस्ट रोज ही मिडिल ईस्ट के वार, संघर्ष, हमला और पॉलिटिकल टेंशन के न्यूज सुनते हैं। एक तरफ येमेन के हुती विद्रोही रेड सी से जाने वाले शिप्स पे हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड शिपिंग लाइन काफी डिस्टर्ब हो गया है। दूसरी तरफ ईरान ने 300 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन्स और मिसाइल्स इसराइल पे उड़ा था। चाहे सीरिया हो, पैलेस्टाइन, इराक या यमन, मिडिल ईस्ट के किसी भी पार्ट में देखो, सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। और सिर्फ मिडिल ईस्ट की ही कंट्रीज नहीं, इस संघर्ष में बाहर के पावरफुल देश भी इन्वॉल्व थे, जैसे यूएसए, यूके, रशिया। तो सवाल ये है, हर बार संघर्ष का सेंटर मिडिल ईस्ट ही क्यों बनता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें 100 साल पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ इस पूरी जटिलता की शुरुआत हुई थी। उस समय मिडिल ईस्ट का बड़ा हिस्सा ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। आज के तुर्की, सीरिया, इराक, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरबिया जैसे कंट्रीज उस टाइम एक ही मुस्लिम साम्राज्य का पार्ट थे। ऑटोमन साम्राज्य ने लगभग 600 साल तक इस रीजन पे शासन किया। वहाँ सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, अलग अलग धर्मों और कम्युनिटीज के लोग साथ रहते थे, लेकिन सब एक ही साम्राज्य के अंडर थे। कोई अपना अलग इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बना सकता था। लेकिन टाइम के साथ ऑटोमन साम्राज्य दुर्बल होने लगा, इंटरनल संघर्ष और प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, और यही मौका मिल गया यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स को, स्पेशली ब्रिटिश साम्राज्य को। ब्रिटिश लोग उस वक्त सिर्फ इंडिया में नहीं, मिडिल ईस्ट में भी अपना कंट्रोल एक्सपेंड करने में लगे हुए थे। उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन्स पे कंट्रोल ले लिया, जैसे इजिप्ट, साउथ यमन, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और कुवैत। उनका मेन गोल था मिडिल ईस्ट पे फुल कंट्रोल लेना, स्पेशली सुएज कैनल के वजह से। ये कैनल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है, और ब्रिटिश के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। इसी वजह से ब्रिटिश ने इजिप्ट को अपना प्रोटेक्टोरेट बनाया। प्रोटेक्टोरेट का मतलब ऐसे एरिया जो टेक्निकली तो इंडिपेंडेंट दिखता है, लेकिन रियल कंट्रोल ब्रिटिश के पास होता था। इसी तरह उन्होंने ओमान और कुवैत पे भी अपना इन्फ्लुएंस जमाया। ब्रिटिश का ये एक्सप्लेशन ऑब्वियसली ऑटोमन साम्राज्य को पसंद नहीं आया। उनके नजर में ये था कि बाहर के लोग आके हमारी जमीन छीन रहे हैं, और इसी दौरान दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की तैयारी हो रही थी। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ऑटोमन साम्राज्य ने डिसाइड किया कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट जाएगा और जर्मनी के साथ मिल के लड़ेगा। इस डिसीजन के बाद मिडिल ईस्ट को लेकर एक नए टाइप का पॉलिटिकल गेम स्टार्ट हो गया। लेकिन युद्ध के खत्म होने से पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेटली प्लान बना लिया था कि युद्ध जीतने के बाद वो ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ के उसके पार्ट्स आपस में बांट लेंगे। 1916 में ब्रिटिश डिप्लोमेट मार्क सिक्स और फ्रेंच डिप्लोमेट जॉर्ज पिकोट एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसे हम सिक्स पिकोट एग्रीमेंट के नाम पे जानते हैं। इस एग्रीमेंट में मिडिल ईस्ट के एरियाज को आर्टिफिशियली तरीके से डिवाइड करके ब्रिटिश और फ्रेंच कंट्रोल में देने का प्लान होता है। ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है डायरेक्ट कॉलोनीज संयुक्त अरब अमीरात, कतार, बहरीन, नॉर्थ ईस्ट सऊदी अरबिया और कुवैत। प्रोटेक्टरीज कॉलोनीज है इराक, जॉर्डन, सऊदी के कुछ और पार्ट्स। फ्रेंच के कंट्रोल में आता है डायरेक्ट कॉलोनीज लेबनान और तुर्की के कुछ पार्ट, और प्रोटेक्टरीज कॉलोनी से सीरिया और इराक का कुछ पार्ट। रशिया के लिए था ईस्ट तुर्की। पैलेस्टाइन को इंटरनेशनल कंट्रोल के अंडर रखने का प्लान था, क्योंकि इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। ये डील की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जब ये बॉर्डर लाइन्स बनाए गए तब लोगों के रियल लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर, कम्युनिटीज या रिलीजियस ग्रुप्स के कनेक्शंस के बारे में सोचा ही नहीं गया। ऑटोमन रूल में सब लोग धर्म, कल्चर और लैंग्वेज के होने के बावजूद एक ही साम्राज्य के अंदर रहते थे। किसी को अलग कंट्रीज बनाने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन जब ब्रिटिश और फ्रेंच ने उन एरियाज को अपने हिसाब से डिवाइड करके
नए कंट्रीज बनाई। तभी से डिवाइड, संघर्ष और आगे की प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो गई और ब्रिटिश लोग युद्ध के टाइम पे दोनों तरफ को अलग अलग प्रोमिसेस करते रहे और इसी डबल गेम ने फ्यूचर में और बड़े संघर्ष क्रिएट किया। प्रॉमिस नंबर 1, ब्रिटिश ने अरब लीडर्स से कहा, अगर तुम ऑटोमन साम्राज्य के अगेंस्ट लड़ाई में हेल्प करो तो युद्ध के बाद हम तुम्हें एक इंडिपेंडेंट अरब कंट्री बनाने में मदद करेंगे। और प्रॉमिस नंबर 2, उस वक्त यहूदी दुनिया भर में बिखरे हुए और प्रताड़ित थे। ब्रिटिश ने 1917 में बाल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू प्रॉमिस किया कि युद्ध के बाद वो पैलेस्टाइन में एक यहूदी होमलैंड बनाने में मदद करेंगे। यही दो उल्टे प्रॉमिस फ्यूचर के अरब इसराइल संघर्ष का बेस बन गया। और एक इम्पोर्टेंट कारण था, युद्ध के दौरान सबसे जरूरी चीज थी ऑयल। टैंक्स, प्लेन्स, ट्रक सबको चलाने के लिए ऑयल की बहुत डिमांड थी। 26 मई 1908 को ब्रिटिश लोगों ने पर्शिया अर्थात मॉडर्न ईरान के मस्जिद ई सुलेमान ऑयल फील्ड में पहली बार ऑयल खोज किया, लेकिन वो ऑयल रिजर्व वर्ल्ड ऑयल की जरूरत के लिए काफी नहीं था। उस टाइम यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर था, लेकिन ब्रिटिश लोग अमेरिका पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन साम्राज्य और उपनिवेशवाद के अगेंस्ट थे। ब्रिटिश और फ्रेंच लोग पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी कॉलोनीज बनाने के प्लान बना चुके थे। इसलिए ब्रिटिश लोग चाहते थे कि ऑयल की सोर्सेस उनके अपने कंट्रोल में हो और इसी वजह से उनका इंटरेस्ट मिडिल ईस्ट में और ज्यादा बढ़ गया। तो तेल को लेके ब्रिटिश का मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजी क्या था? क्योंकि यूएसए एक अनसर्टेन और अनरिलायबल ऑप्शंस था ब्रिटिश के लिए, इसलिए उन्होंने मिडिल ईस्ट में स्पेशली ईरान के आसपास अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का प्लान बनाया। उनका मानना था कि रीजन के नीचे बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व हो सकता है और बाद में ये सच भी हो गया। लेकिन तब तक पहले वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और एलाइड पावर्स जीत चुके थे। जीत के बाद इन लोगों ने मिलके मिडिल ईस्ट का नया मैप बनाया। इसी दौरान 1 नवंबर 1922 को ऑटोमन साम्राज्य ऑफिशियली खत्म कर दिया गया। तुर्की के ग्रांड नेशनल असेंबली के थ्रू 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की मिलिट्री लीडर मुस्तफा केमाल अतातुर्क ने तुर्की को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने का अनाउंसमेंट किया और वही बने तुर्की के पहले प्रेसिडेंट। नई तुर्की सरकार ने फॉरेन इंटरफेरेंस स्पेशली ब्रिटिश और फ्रेंच इन्फ्लुएंस के खिलाफ रेवेलियन स्टार्ट किया और 2 साल तक फाइट चली। ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस युद्ध के बाद दुर्बल हो चुकी थी, इसलिए उन्हें तुर्की के साथ निगोशिएट करना पड़ा। इस निगोशिएशन के बाद तुर्की ने कई बेनिफिट्स जीत लिया और एक नया मैप तैयार हुआ जो आज के मिडिल ईस्ट के काफी करीब है। और एक इम्पोर्टेंट कारण था, ऑटोमन साम्राज्य के 3 इम्पोर्टेंट प्रोविंसेस थे, मौसल, बगदाद, बसरा। इन तीनों को मिलाकर ब्रिटिश ने मैंडेट फॉर मेसोपोटामिया बनाया जो बाद में इराक बना। प्रॉब्लम ये थी कि ये तीनों रीजन्स अलग अलग कम्युनिटीज के थे। मौसल कुर्द कम्युनिटी, बगदाद मेनली सुन्नी मुस्लिम, बसरा शिया मुस्लिम। इन तीनों को मिलाकर एक ही कंट्री बनाना फ्यूचर के लिए एक मेजर प्रॉब्लम बन गया। ब्रिटिश लोगों ने बसरा प्रोविंसेस से कुवैत को फोर्सफुली अलग कर दिया और उससे 1960 तक एक प्रोटेक्टोरेट बनाकर रखा, क्योंकि हिस्टोरिकली कुवैत बसरा का पार्ट था। ब्रिटिश के जाने के बाद इराक ने कुवैत को अपना एरिया कहना शुरू कर दिया। इसका फाइनल रिजल्ट आया 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर अटैक किया और यही था फर्स्ट गल्फ वॉर की शुरुआत। इराक को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी कंट्री इंटरनली डिवाइडेड और अनस्टेबल रहा। कुर्द, सुन्नीस और शियास के बीच धर्म का टेंशन बढ़ने लगे। कुवैत का इशू अलग ही था। सब मिलके इराक एक परमानेंट इंस्टेबिलिटी और संघर्ष का सेंटर बन गया। लेकिन ऐसे ही गलतियां लेबनान और सीरिया के केस में भी हुई। 1943 में लेबनान को इंडिपेंडेंस मिला मोस्टली क्रिश्चियन पॉपुलेशन को देख के, लेकिन वहाँ भी सुन्नी और शिया मुस्लिम्स काफी संख्या में थे। ये बाद में सिविल वॉर का रीजन बना। सीरिया में क्रिश्चियन, सुन्नी, शिया और भी माइनॉरिटी ग्रुप्स थे। सबको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक साथ रखा गया बिना उनकी आइडेंटिटी को समझे। ये डिसीजन भी बाद में मेजर संघर्ष और सिविल वॉर का कारण बना। बेसिकली ऑटोमन साम्राज्य के प्रोविंसेस को फोर्सफुली मिला के नया कंट्री बनाने की जो स्ट्रेटेजी थी वो अल्पकालीन शांति के लिए तो ठीक थी, लेकिन उसने फ्यूचर के संघर्ष की जमीन तैयार कर दी। 1930 के दशक जब तुर्की ने फ्रेंच से सीरिया का हटे प्रोविंसेस वापस मांगा, फ्रेंच
टेंशन में पड़ गया। उन्हें डर था कि अगर तुर्की का डिमांड ना माना जाए तो वो नाजी जर्मनी के साथ मिल सकता है। इस फेर के वजह से 1939 में फ्रेंच एक रेफरेंडम करता है और हाटे प्रोविंसेस तुर्की को दे देता है। इस डिसीजन के बाद तुर्की और सीरिया के बीच एक नया बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट होता है जो आज तक चली आ रही है। क्योंकि दुनिया का एक ह्यूज ऑयल रिसर्च मिडिल ईस्ट में है, बड़े देश स्पेशली अमेरिका रीजन में अपने इन्फ्लुएंस बनाने के लिए एक्टिवली इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इस ऑयल कंपटीशन ने मिडिल ईस्ट की सिचुएशन और भी जटिल और वायलेंट बना दिया। इस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए यहूदी के लिए पैलेस्टाइन में एक अलग कंट्री बनाता है। ये कंट्री आज का इजराइल है। उस वक्त पैलेस्टाइन में फिलिस्तीनी पॉपुलेशन यहूदी से एवल थे, फिर भी यहूदी को 62% जमीन और फिलिस्तीनीज को 38% दिया गया। ये विभाजन अरब लोगों में गुस्से का कारण बना। उन्होंने ये प्लान टोटली रिजेक्ट कर दिया, लेकिन यहूदी कम्युनिटी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। जब इसराइल को ऑफिशियली एक कंट्री घोषणा किया गया तब कोई अरब देश उसे एक्सेप्ट नहीं करता। उल्टा 1948 में ज्यादातर अरब देश इसराइल के खिलाफ युद्ध डिक्लेयर करते हैं, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका के सपोर्ट से इसराइल ये युद्ध जीत जाता है और एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनकर उभरता है जो चारों तरफ अरब कंट्रीज से घिरा हुआ था। इसी युद्ध के बाद से ही मॉडर्न मिडिल ईस्ट संघर्ष का एक्चुअल शुरुआत होता है। 1950 के दशक के मिडिल ईस्ट का पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी इम्पोर्टेंट था और इस पीरियड में कई बड़े इवेंट्स हुए। इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्देल नसेर एक सेकुलर अरब नेशनलिस्ट लीडर थे जिनका ड्रीम था कि सारी अरब रीजन्स मिल के एक सुपर स्टेट बनाए। उनका मानना था कि अरब अपना ऑयल का पावर यूज करके वेस्टर्न पावर्स के इन्फ्लुएंस को रोक सकते हैं। 1954 में जब नसेर पावर में आए तो उन्होंने सुएज कैनल को नेशनलाइज कर दिया जो पहले ब्रिटेन और फ्रेंच के कंट्रोल में था। इन डिसीजन के बाद ब्रिटेन, फ्रेंच और इसराइल मिलकर इजिप्ट पे अटैक करते हैं जो इंसिडेंट सुएज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से ये अटैक फेल हो गया और नासिर की पॉपुलैरिटी और भी बढ़ गई। नासिर की लीडरशिप में अरब नेशनलिज्म का मूवमेंट और भी स्ट्रांग हो गया, लेकिन कुछ अरब कंट्रीज इसको अपने रूल के लिए थ्रेट मानने लगी। सऊदी अरब, कुवैत, जॉर्डन और ईरान इजिप्ट के अगेंस्ट हो गए क्योंकि उन्हें लगा नासिर का प्लान उनकी सरकार के लिए डेंजर बन सकता है। इसी टेंशन की वजह से यमन में सिविल वॉर स्टार्ट होता है जहां एक तरफ इजिप्ट सपोर्टेड नेशनलिस्ट और दूसरी तरफ सऊदी सपोर्टेड रॉयलिस्ट। इस युद्ध में इजिप्ट को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इजिप्ट की इस दुर्बलता का फायदा उठाते हुए इसराइल ने 1967 में सिनाई पेनिनसुला पर अटैक किया जो बाद में 6 डे वॉर के नाम से फेमस हुआ। इस वॉर में इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला, गाजा और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सा कैप्चर कर लिया। नासिर के डेथ के बाद उनके उत्तराधिकारी अनवर सदात 1973 में इसराइल पर एक और अटैक लॉन्च किया जिसे अक्टूबर वॉर कहते हैं। इस वॉर के बाद इजिप्ट और इसराइल के बीच एक शांति एग्रीमेंट साइन होता है जो मिडिल ईस्ट के पॉलिटिक्स में एक मेजर चेंज लाता है। इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला छोड़ के इजिप्ट को वापस दे दिया, लेकिन 1979 के पीस एग्रीमेंट में एक कंडीशन था कि इजिप्ट को इसराइल को एक ऑफिशियली कंट्री के रूप में मानना पड़ेगा। ये वही दिन था जब मिडिल ईस्ट में एक नया संघर्ष स्टार्ट हुआ क्योंकि इजिप्ट पहला अरब देश था जिसने इसराइल को मान्यता दिया। ऑलमोस्ट सभी अरब देश इस डिसीजन के खिलाफ चला गया और एक इस्लामिक ग्रुप ने प्रेसिडेंट अनवर सदात को इसराइल के साथ हाथ मिलाने के लिए मार दिया। जब ये सब इजिप्ट में हो रहा था तब ईरान में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के खिलाफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी को बाहर से स्पेशली अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा था जिसकी वजह से लोग उसके खिलाफ हो गए। फाइनली ईरान में एक रेवोल्यूशनरी इस्लामिक गवर्नमेंट बनाई गई रुहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में। ये ईरानियन रेवोल्यूशन मिडिल ईस्ट को डीपली इम्पैक्ट किया क्योंकि ये पहली बार था जब एक इस्लामिक प्रशासन दुनिया के सभी मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहती थी। खुमैनी चाहते थे कि एक ऐसी इस्लामिक सिस्टम बनाना जो सारी मुस्लिम्स को एकत्रित करे। इसे सऊदी अरब और दूसरे सुन्नी अरब कंट्रीज टेंशन में आ गए क्योंकि उन्हें लगा ये रेवोल्यूशन उनके देश तक भी पहुंच सकता है। ईरान का मेन टारगेट था सऊदी साम्राज्य जो अमेरिका के सपोर्ट से चल रही थी ईरान के विस्तार के खिलाफ। सऊदी अरबिया ने इराक के प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन को फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्टार्ट किया। सद्दाम हुसैन एक सुन्नी मिलिट्री लीडर थे। ईरानियन रेवोल्यूशन को अपने रूल के लिए थ्रेट मानते थे, स्पेशली क्योंकि इराक के ऑयल रिच बसरा रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन शिया मुस्लिम्स की थी। सऊदी अरबिया और कुवैत के सपोर्ट से 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पे अटैक कर दिया, स्पेशली खुजिस्तान प्रोविंस जहां काफी ऑयल रिजर्व था। इस अटैक से इराक अपना ऑयल रिजर्व और भी बढ़ा लेता है। ईरान
इराक वॉर लगभग 8 साल चली, जिसमें 5 लाख लोग मारे गए और 10 लाख से ज्यादा घायल हुए। सऊदी और कुवैत कंटिन्यूअसली सद्दाम को पैसा देते रहे ताकि ईरान युद्ध में ही उलझा रहे। सऊदी अरबिया को एक और चिंता था बहरीन। वहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन शिया थी, लेकिन शासक सुन्नी थे, और क्योंकि बहरीन सऊदी के ऑयल फील्ड्स के बिल्कुल पास था, सऊदी को डर था अगर बहरीन में रेवोल्यूशन होता है तो ये डायरेक्ट सऊदी वर्सेस ईरान संघर्ष बन सकता है। इसलिए सऊदी अरबिया ने ईरान के अगेंस्ट और ज्यादा एग्रेसिव स्टेंस लिए और इराक को और सपोर्ट दिया। 8 साल तक चलने के बाद ईरान इराक वॉर 1988 में खत्म होती है और ईरान कुर्दिस्तान प्रोविंस वापस पा लेता है। लेकिन उसी साल इराक फिर से कुवैत पर अपना पुराना क्लेम उठाता है। सद्दाम हुसैन ओपनली कुवैत को धमकी देता है कि अगर उन्होंने ईरान के खिलाफ दिए गए सपोर्ट को भूल गया या अगर कुवैत को इराक का पार्ट नहीं बनाया गया तो इराक उन पे अटैक करेगा। कुवैत ने ये डिमांड रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद सद्दाम ने अटैक कर दिया और उनके ऑयल फील्ड्स पर कब्जा कर लिया। इस अटैक के बाद इराक के पास दुनिया के टोटल ऑयल रिजर्व्स का लगभग 20% आ गया, जो किसी भी कंट्री के लिए ह्यूज पावर होता है। इतने साल तक कुवैत से पैसा लेने के बाद भी सद्दाम ने उन पे अटैक करके उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, जो सऊदी अरब के लिए एक बड़ी वार्निंग थी। सऊदी को डर था कि सद्दाम के फोर्सेस उनके ऑयल फील्ड्स पर भी अटैक कर सकते हैं। इस वजह से सऊदी अरब ने अमेरिका से हेल्प मांगी और यूएस ने सद्दाम के फोर्सेस को कुवैत से हटा के इराक वापस भेज दिया। इसके बाद अमेरिका ने बहरीन में अपना मेजर मिलिट्री बेस बनाया, जिससे सऊदी अरब को ईरान के रेवोल्यूशन का खतरा कम लगा। ये सारी घटना जो पिछले कुछ दशकों से चल रहे हैं वो शायद फ्यूचर में भी जारी रहेंगे। मिडिल ईस्ट के इंस्टेबिलिटी का मेन रीजन ही अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स को एक एरिया में जबरदस्ती रख दिया गया, और दूसरा रीजन है 100 साल पहले ब्रिटिश और फ्रेंच ने जो बाउंड्रीज बनाई थी उसमें लोगों की रिलीजियन और कल्चर का कोई ख्याल नहीं रखा गया। आज ब्रिटिश वहाँ नहीं है, लेकिन उनकी बनाई हुई ये टेंशन और संघर्ष आज भी चल रहा है और हो सकता है फ्यूचर में भी चलता रहे। दोस्तों, अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से ये इंस्टेबिलिटी कहाँ जाके खत्म होगी। मिडिल ईस्ट की शांति क्या पॉसिबल है? आपके रिएक्शंस, कमेंट्स और प्यार के लिए हम हमेशा शुक्रिया करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही अननोन टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।